Welcome back to the class. This is सुमित कुमार सूर्यवंशी and we are discussing chapter 1 of the history. ऑलरेडी हमने जो है यूनिफिकेशन तक डिस्कस कर लिया है. यूनिफिकेशन के बाद जो हमारा पॉइंट आता है वो आता है बेसिकली विजुलाइजिंग द नेशन. विजुलाइजिंग द नेशन क्या है? रिप्रेजेंट ऑफ द नेशन बाय पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? पर्सन में, यानी कि किसी भी नेशन को एक पर्सन के रूप में दिखाना. जैसे भारत माता की जो तस्वीर है वो भी एक पर्सन के अकॉर्डिंग ही हम अपने भारत के नेशन को पर्सोनिफाई करते हैं. तो ये आइडिया भी कहीं ना कहीं नेशनलिज्म ऑफ यूरोप से ही आया. कैसे? उन्होंने अपने नेशन को प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दिया. फीमेल फिगर जो है सबसे ज़्यादा फेमस हुई, तो फीमेल फिगर बिकम ए एलोगरी ऑफ द नेशन. जो हम किसी भी नेशन को पर्सोनिफिकेशन करते हैं यानी किसी पर्सन के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज सपोज टू नोन एज एलोगरी. उसको हम क्या बोलते हैं? एलोगरी बोलते हैं. ठीक है, तो रिप्रेजेंटिंग कंट्री इन द फॉर्म ऑफ द पर्सन नोन एज एलोगरी. कि किसी भी पर्सन को जब हम किसी कंट्री को पर्सन के रूप में दिखाते हैं तो उसे एलोगरी बोलते हैं. दो फेमस एलोगरी थी बेसिकली, मारियन एंड जर्मेनिया. पहले मारियन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर जर्मेनिया के बारे में बात कर लेंगे. बहुत ध्यान से देखिएगा, इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मारिनाइन और जर्मेनिया में कंपैरिजन दे देते हैं, कई बार भारत माता में और जर्मेनिया में कंपैरिजन दे देते हैं. ठीक है, तो भारत माता की तस्वीर को भी बहुत अच्छे से एनालाइज कर लीजिएगा कि वो किस तरह से डिपिक्ट की गई है, एज वेल एज जो हम मारिनाइन और जर्मेनिया का डिस्कस कर रहे हैं वो इसमें है. सो आइडिया ऑफ लिबर्टी और रिपब्लिक को कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है. ये लिबर्टी में बिलीव करती है. जो मारियाइन है उसका मानना है जो स्टैचू है वो लिबर्टी को प्रेजेंट करता है, एज वेल एज रिप्रेजेंट द फ्रेंच नेशन. ये फ्रेंच नेशन की एलोगरी थी, फ्रांस को फॉलो करती थी. एवरी डे वाज रिप्रेजेंटेड बाय द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. एवरी आइडिया वाज रिप्रेजेंटेड स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट. की जो सारे आइडियाज़ थे वो एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट से दिखाए गए हैं. जैसे कि मान लो अगर चार्टर है हाथ में तो राइट को दिखा रहा है, अगर फ्लेम है तो वो कहीं ना कहीं फ्रीडम, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के जरिए जो है डिफरेंट आइडिया को रिप्रेजेंट किया गया. पॉपुलर क्रिश्चियन नेम. मारियन जो है क्रिश्चियन नेम था. मारियन वर्ड इलेक्ट इन द पब्लिक स्क्वायर. ये पब्लिक स्क्वायर के अंदर इलेक्टेड माना जाता है. मार्क्ड ऑन अ कॉइन एंड स्टैम्प. देखिए मारियन जो वर्ड था या फिर जो मारियन की जो आइकन थी, जो बेसिकली ये तस्वीर थी, बहुत ज़्यादा पब्लिक स्क्वायर में, यानी कि आने वाले जो भी जगह थे, जैसे मार्केट्स थी, रोड्स थे, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इनको बनाया गया ताकि लोग मारियन को बार बार देख के अपने अंदर जो है उस फीलिंग को बार बार जगा सके. तो ये मैंने वर्ड लिख दिया है, बल्कि वर्ड लिखने की बजाय आप यहाँ पे लिखेगा कि मारियन रिप्रेजेंटेड इन दी पब्लिक स्क्वायर. कि बहुत ज़्यादा जो मारियन के आइकन्स है वो पब्लिक स्क्वायर में रिप्रेजेंट की गई थी ताकि लोगों को वो आइडियोलॉजी जो रिपब्लिकन एंड लिबरल आइडियोलॉजी है वो बार बार याद दिलाई जा सके. इवन कोइंस और स्टैम्प पे भी मारियन को बहुत ज़्यादा प्रेजेंट किया गया था. सेकंड है हमारी जर्मेनिया. जर्मेनिया में बेसिकली क्या है कि ये जर्मन नेशन को रिप्रेजेंट करती है. एंड वेट अ मिनट, ये जर्मन नेशन को प्रेजेंट करती है. वियर द क्राउन ऑफ ओक. ओक का क्राउन है जो कि हीरोइज्म का प्रतीक है. कैरी द स्वॉर्ड ऑफ द स्वॉर्ड है इसके हाथ में. देखिए इसमें जो स्वॉर्ड दिखाई है इसमें एक ये लगी, ये तो पीस को फॉर्म करती है, लेकिन जब ये जो ये मतलब बेसिकली ओक्लिफ्स जो है ये लीव्स, अगर लीव इसके साथ ना लगे हों तो उसको क्या बोलोगे आप? वो रेडी टू फाइट है. तो स्वॉर्ड के दो मीनिंग होते हैं. एक, जब ये आप लीव्स इसके साथ हैं तो ये पीस का है, लेकिन जब ये लीफ नहीं होते तो ये बेसिकली किस चीज़ की है? ये एक रेडी टू फाइट की है. इसके अलावा ब्रेस्ट प्लेट ऑफ द बैटल. ये देखिए ये जो ब्रेस्ट प्लेट है ये ईगल का है, ये प्रोटेक्शन है. आगे चल के और भी बहुत सारे उसमें सिंबल आएंगे, तो उसमें आप बुक में भी देख सकते हैं कि वो जो आप फाइट करते वक्त आपने कभी देखा होगा एक हाथ में तलवार होती है और एक हाथ में अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए होती है, उसे ब्रेस्ट प्लेट बोलते हैं. ठीक है, तो वो जर्मेनिया के ऊपर दिखाई गई है. कैरी द स्वॉर्ड अराउंड द ओलिव ब्रांच. ये ओलिव ब्रांच की है बेसिकली. एंड सिंपल पोस्चर हैव अ ट्रायंगुलर फ्लैग इन हैंड. उसके हाथ में देखिए ट्रायंगुलर फ्लैग है जो बेसिकली फेमस हुआ था उस टाइम पीरियड में. एंड अ सिंबल ऑफ द ईगल ऑन हर ड्रेस. और उसकी ड्रेस पे जो है सिंबल है ईगल का. ठीक है, ईगल का सिंबल इसी के ऊपर है. ये ईगल का सिंबल बेसिकली ब्रेस्ट प्लेट से ही है. बैटलफील्ड में उसे ब्रेस्टप्लेट के रूप में दिखाया गया. तो जर्मेनिया की 2-3 पिक्चर हैं आपकी बुक में, अच्छे से उसको रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए कि वो किस तरह से अलग अलग है. बैटलफील्ड में आप अगर देखोगे तो ये वाली स्वॉर्ड नहीं मिलेगी. ठीक है, ये अगर बैटलफील्ड में आप देखोगे तो आपको अलग से एक स्वॉर्ड मिलेगी और ये ब्रेस्ट प्लेट आपको देखने को मिलेगी जर्मेनिया के साथ. इसके अलावा अलग और बहुत सारे देखिए, क्राउन ऑफ ओक, किसी जो ओक क्राउन है वो किस चीज़ का प्रेजेंट करता है? हीरोइज्म का. स्वॉर्ड जो है वो रेडी टू फाइट, अगर उसके साथ ओलिव ली नहीं, ओलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, वो विलिंगनेस टू मेक द पीस, ये पीस वाली है. बैक एंड रेड गोल्डन ट्राई कलर जो है वो फ्लैग का किस चीज़ को करता है? वो ड्यूक ऑफ जर्मन स्टेट्स को, लिबरल नेशनलिस्ट को. ये देखिए पीछे से आपको रेज दिखाई दे रही होंगी सन की, ये क्या बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा को प्रेजेंट कर रही हैं. इसमें ये ब्रेस्ट प्लेट रह गई आपकी.
ठीक है। ये ब्रोकन चेन है जो स्लेवरी से इसके अलावा ये है रेड कैप है, लिबर्टी को फॉलो करता है। ब्रोकन चेन है लिबर्टी को, बीइंग फ्री को। ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन है जो आपने सबसे आगे देखी होगी या कई बार आप कोर्ट में देखते हो, जस्टिस को प्रयोग करती है। बैस्प्लेट ऑफ द ईगल, जो ये ईगल है वो जर्मन नेशन एम्पायर ऑफ स्ट्रेंथ को दिखाती है। टॉर्च जो है वो एनलाइटमेंट को दिखाती है और चार्चर जो है राइट ऑफ मैन को। ये सारे सिंबल्स और मीनिंग है जो आपको बेसिकली पता होने चाहिए। लास्ट है हमारा नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, कि किस तरह से जो नेशनलिज्म है वो इंपीरियलिज्म के रूप में डेवलप होने लगा। देखिए यूरोप में अपना तो नेशनलिज्म उनका डेवलप हो रहा था, वो अपने नेशन को फ्री कर रहे थे, डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट चाहिए थी, अपने पब्लिक राइट के बारे में बात कर रहे थे, पर उसी टाइम पीरियड पे वो बहुत सारे कंट्रीज़ को कॉलोनी भी बना रहे थे। देखिए इसी टाइम पीरियड पे इंडिया भी एक कॉलोनी है, वियतनाम भी कॉलोनी था। वो इन्हीं यूरोप के कंट्रीज़ ने जिनमें खुद में नेशनलिज्म के आइडिया चल रहे थे, जैसे कि फ्रांस हो गया, फ्रांस भी, ब्रिटेन भी, जर्मनी भी, वो सभी सेम कंट्री क्या कर रहे थे, अदर कंट्री को कॉलोनी बना रहे थे। कॉलोनी आपको पता होगा कि किसी कंट्री को अपने कंट्रोल में ले लेना एंड यूज द रिसोर्स फॉर दैट कंट्री फॉर देयर डेवलपमेंट, फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, कि कोई कंट्री एक कंट्री को अपने अंडर कर लेती है और अपनी डेवलपमेंट के लिए उसके सभी रिसोर्स को यूज़ करती है, तो उसको हम कॉलोनी बोलते हैं। तो अपनी कंट्री में तो वो नेशनलिज्म को फॉलो कर रहे थे और दूसरी जगह पे वो इंपीरियलिज्म यानी कॉलोनी बना रहे थे। अब कॉलोनी एक हो तो ठीक है, लेकिन जब आप बहुत सारी कॉलोनी को एस्टैब्लिश करते हैं, बहुत सारे कंट्री को अपने अंडर कर लेते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपीरियलिज्म। तो नेशनलिज्म यूरोप के अंदर नेशनलिज्म चल रहा था, फीलिंग टुवर्ड द नेशन। इंपीरियलिज्म कि अदर वर्ल्ड में वो ये सेम कंट्रीज क्या कर रहे थे, उन कंट्रीज को अपने अंडर करके इंपीरियलिज्म क्रिएट कर रहे थे, यानी कि अपने अंडर कर रहे थे अपने बेनिफिट के लिए। आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिकल सेंटिमेंट, कि कहीं ना कहीं जो लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटिमेंट है वो आइडियलिस्टिक था उनका, बहुत खुद के लिए बहुत ज़्यादा था। नैरो क्रीड विद लिमिटेड एंड, लेकिन वो नैरो था, खुद के लिए तो वो नेशनलिज्म चाह रहे थे और दूसरों को अपने कंट्रोल में कर रहे थे, खुद को तो फ्री कर रहे थे किंग वगैरह मोनार्की से, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरे कंट्री को अपने अंडर कर रहे थे। तो नैरो क्रीड हम बोलेंगे, वो बहुत छोटी सोच के थे। वो नेशनलिस्ट ग्रुप बिकम इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट, कि जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे उसकी वजह से वो इंक्रीजिंगली इनटॉलरेंट बन चुके थे। वो सह नहीं, टॉलरेंट क्या, अपने कंट्रीज के लिए तो टॉलरेंट रख रहे थे पर अदर कंट्रीज के लिए वो टॉलरेंट नहीं रख रहे थे, भाई उनको भी वो फ्री रहने दें, उनको अपने कंट्रोल में ना करें। मैन्युपुलेटेड द नेशनली मैन्युपुलेटेड वर्ड एक साथ आना चाहिए था। मैन्युपुलेटेड द नेशनलिस्ट एस्पिरेशन, जो नेशनलिस्ट एस्पिरेशन थी, जो नेशनलिज्म का आइडिया था, उसको बहुत ज़्यादा मैन्युपुलेट किया। टेंशन ऑफ द बाल्कन रीजन, बाल्कन रीजन में इसी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। क्यों? क्योंकि बाल्कन एक ऐसा रीजन था जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्लेव्स वगैरह भी थे, नेचुरल रिसोर्स भी थे, और ये सभी उसको अपने कंट्रोल में करना चाहते थे। जोग्राफिकल और एथनिक वेरिएशन, की जोग्राफिकली और एथनिक वेरिएशन थी। रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बेनिया एंड ग्रीस अंडर द ओटोमन एम्पायर, ये अंडर द ओटोमन एम्पायर थी। मॉडर्नाइजेशन ऑफ द इंटरनल रिफॉर्म बाय ओटोमन, की ओटोमन जो एम्पायर था उसने बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की थी, इंटरनल रिफॉर्म करने की कोशिश की थी, लेकिन उस चीज़ का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा था। पीपल स्टार्ट क्लेमिंग फॉर इंडिपेंडेंस एंड पॉलिटिकल राइट, जो लोग हैं बाल्कन रीजन में वो भी अपने इंडिपेंडेंस और पॉलिटिकल राइट के लिए बेसिकली प्रोटेस्ट करने लगे। ठीक है, तो नेशनलिज्म में ऊपर क्या है कि जो डेमोक्रेटिकल सेंटिमेंट है वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहे थे, लेकिन वो नैरो थे, अपने तक ही सीमित थे। जो नेशनलिस्ट ग्रुप थे वो अब इंटॉलरेंट थे अदर्स के लिए, वो मैनिपुलेट कर रहे थे नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी को, और बाल्कन रीजन में इसी वजह से टेंशन हो रही थी। क्यों? क्योंकि बाल्कन रीजन जो है जोग्राफिकली बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, एथनिक वेरिएशंस थी वहाँ पर, और अंडर ओटोमन एम्पायर था। लेकिन लेटरली वहाँ के भी जो लोग थे उन्होंने क्या कर दिया था, फ्रीडम्स के लिए डिमांड करना स्टार्ट कर दिया था। तो डिमांड करना स्टार्ट किया तो क्या हुआ बेसिकली कि नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म सब्सिक्वेंटली बीन सब्जेक्टेड बाय द फॉरेन पावर। लिटरली क्या हुआ, धीरे धीरे जो फॉरेन पावर है उन्होंने अपने आप इनको इस पर कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। एरिया इज इंस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट, इसलिए बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, क्योंकि सभी जो फॉरेन पावर्स थी, चाहे वो ब्रिटेन थी, जर्मनी थी, फ्रांस, सभी इसको कंट्रोल करना चाहती थी। जेलसी ऑफ ईच अदर एंड ईच होप टू गेन द मोर टेरिटरी, और सबसे वो एक दूसरे सॉरी बेसिकली ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैं यहाँ पे पहले मैंने ये जो लिखा है इसका मीनिंग था कि जो बाल्कन रीजन था उसमें इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा था। कैसे कि जो आपस में ही जो वहाँ की टेरिटरी थी ना, वो आपस में ही ज़्यादा टेरिटरी लेने के चक्कर में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा जेलिस थे और एक दूसरे में बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही थी। राइवलरी अमंग द यूरोपियन पावर, और इसी तरह से वो राइवलरी जो यूरोपियन पावर में भी आपस में राइवलरी थी, आपस में यूरोपियन पावर लड़ रही थी। तो रशिया, जर्मनी और इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया और हंगरी, ऑस्ट्रो लिख दिया, ऑस्ट्रिया एंड हंगरी, ये ऐसे कंट्रीज़ थे जो बेसिकली उन्होंने क्या किया, इस बाल्कन रीजन के लिए वॉर स्टार्ट कर दी, और जिस वॉर को हम किस नाम से जानते हैं, वर्ल्ड वॉर 1 के नाम से। यानी कि बाल्कन रीजन क्या था बेसिकली,
ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था, लेकिन लोग वहाँ पे इंडिपेंडेंस की वो कर रहे थे, और जो यूरोपियन कंट्री थे वहाँ पर अपनी कॉलोनी को एस्टैब्लिश करना चाहते थे अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि वहाँ पे नेचुरल रिसोर्स भी थे, स्लेव्स वगैरह भी थे, और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स थे। उन बेनिफिट्स के लिए जब इन कंट्रीज़ को अपने अंडर करने की कोशिश की, तो इसी वजह से यहाँ पर फाइट हुई, और ये फाइट हुई आपकी वर्ल्ड वॉर के नाम से। नेशनलिस्ट अलाइन विद द इम्पीरियलिज्म, जो नेशनलिस्ट थे वो अलाइन विद इम्पीरियलिज्म, मतलब नेशनलिस्ट जो थे वो अपने आप को इम्पीरियलिज्म के आइडिया को फॉलो कर रहे थे, एंटी इम्पीरियल मूवमेंट। लेकिन बाद में क्या हुआ कि इन्हीं जो कंट्री थे, जैसे बाल्कन हो गया या इंडिया ही लगा लीजिए आप, इन जो इम्पीरियल जो पावर थी इसके खिलाफ क्या बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट होने लगे, मूवमेंट चलने लगे। इंडिपेंडेंट जो नेशन है उन्होंने डेवलप होना स्टार्ट कर दिया। स्पेसिफिक वेराइटी ऑफ द नेशन एंड द यूनिवर्सल आइडिया ऑफ नेशन स्टेट की। लेकिन इस प्रोटेस्ट के बाद अलग अलग नेशन जो है सभी अलग अलग तरीके से डेवलप हुए, उन्होंने अपने अलग अलग तरीके के नेशंस को डेवलप किया, और हर किसी का नेशनलिज्म भी बहुत अलग था। जैसे इंडिया का नेशनलिज्म एमर्ज हुआ बिल्कुल अलग तरीके से, यूरोप के लोगों का नेशनलिज्म बिल्कुल अलग तरीके से एमर्ज हुआ था। इसके अलावा जो नेशन यूनिवर्सल जो आइडिया था नेशन स्टेट का, वो पूरे वर्ल्ड को मतलब फैल गया कि भाई हाँ नेशन स्टेट होना चाहिए, एक पर्टिकुलर स्टेट होना चाहिए, सभी जो एक कंट्री है उसके सभी लोग उसी कंट्री को फॉलो करने वाले होने चाहिए, और उसी में बिलीव रखने वाले होने चाहिए। तो ये आइडियोलॉजी इस टाइम पीरियड पर स्प्रेड हुई। तो ये पूरा ऑल ओवर चैप्टर था हमारा, जिसमें हमने यूरोपियन नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा, एंड उसके बारे में उसके बाद हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से जो आइडिया आया था कि लिबरल नेशन होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, डेमोक्रेसी होनी चाहिए, वोटिंग राइट होने चाहिए, ये सारे आइडिया कैसे धीरे धीरे यूरोप की सोसाइटी के अलग अलग लोगों को पता चला, उन लोगों ने कैसे कैसे इन आइडियाज़ को अडॉप्ट करना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से रिवोल्यूशनरीज क्रिएट हुए। उन रिवोल्यूशनरीज ने कैसे अलग अलग नेशन में फ़ाइट करना स्टार्ट किया, और उन नेशन की वजह से वो जो यूरोप है पूरा एक डिफरेंट नेशंस के रूप में डेवलप हो गया है, जहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ कंसर्न बनी, डेमोक्रेटिकल गवर्नमेंट बनी। बट एट द सेम टाइम पीरियड पे कुछ नेशन जो डिवाइडेड थे वो कैसे यूनिफाई हुए, जो 2 पार्ट में थे या इटली की तरह 7 पार्ट में थे, तो वो यूनिफाइड हुए और एक नेशन के रूप में डेवलप हुए। उन कंट्री ने अपने आप को एक नेशन का पार्ट समझना स्टार्ट किया। एंड में जो हमने ये भी पढ़ा कि वो नेशनलिज्म कहीं ना कहीं लिमिटेड भी निकला, कि वो लिमिटेड और बायस्ड कह सकते हैं, कि वो अपने कंट्रीज़ को तो नेशनलिज्म फॉलो कर रहे थे, एट द सेम टाइम दूसरे कंट्रीज़ को कंट्रोल करके उनके रिसोर्सेज को अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे थे, जिसको हम इंपीरियलिज्म के नाम से जानते हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक तरफ तो वो अपने नेशन का प्यार कर रहे हैं, अपने कंट्री को, अपने कंट्री के लोगों को फ्रीडम दिलवा रहे हैं, अपने कंट्री के लोगों के राइट की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो किसी कंट्री को अपने अंडर करके उन्हीं के राइट टू एक्सप्रेशन को ख़त्म कर रहे हैं, राइट टू फ्रीडम को ख़त्म कर रहे हैं, राइट टू इक्वालिटी को ख़त्म कर रहे हैं। मतलब जो चीज़ वो अपने देश में डिमांड कर रहे हैं उसी चीज़ को वो दूसरे कंट्री में क्या कर रहे थे, एंड कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एंड ऑफ चैप्टर था। इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू कॉल इफ़ यू एनीवन वांट माय नंबर, सो दिस इज़ माय नंबर 9466291603। फॉर एनी प्रॉब्लम फील फ्री टू कॉल एनी टाइम। ओके, हैव अ नाइस डे।